बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यासिर जंजुआ टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान हसन रज़ा साहब। हसन रज़ा साहब HR एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ़ कॉरपोरेट सेक्टर में इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिक सर्विसेज दी हैं। आज हम जिस टॉपिक पे इनसे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही कॉमन इशू है स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर का, एंड दैट इज़ फोर्स्ड टर्मिनेशन, जिसको हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती किसी एम्प्लॉई को मुलाजमत से निकाल देना। टॉपिक का आगाज़ करने से पहले हसन साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इनवाइट किया और ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम इस सेंसिटिव और हॉट टॉपिक पे आज हम एक डिस्कशन कर सकें। तो जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हसन साहब, ये फोर्स टर्मिनेशन क्या है? देखिए जी, फोर्स टर्मिनेशन ये है कि एक बंदा जो कि शाम को ऑफिस से जाता है और सुबह जब वो आता है तो उसका गेट बंद कर दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि आप वहीं रुकें, आपके पास एक लेटर आ रहा है और अब आपका हमारा जो 10 साल या 15 साल पुराना एक ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो गया। ये है फोर्स्ड टर्मिनेशन। अब फोर्स टर्मिनेशन मेरे नज़दीक एक खामोश कातिल है। वो खामोश कातिल कैसे है कि जब आप किसी बंदे को टर्मिनेट करते हैं तो आप उसके फैमिली के जो प्लान्स हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मुआशी कत्ल कर देते हाँ, हैं। मुआशी कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल, आप उसका मुआशी कत्ल करते हैं। और आप ये देखें कि जब आप किसी के साथ बग़ैर किसी सॉलिड रीज़न के, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बग़ैर किसी कोई सॉलिड रीज़न की कोड ऑफ कंडक्ट जो आपका है उसके मुताबिक अगर आपकी कोई टर्मिनेशन है वो तो बनती है, तो वो तो करनी है। लेकिन अगर आप उसको आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है तो आप कहते हैं यार कल से ना आना, आपने उसकी टर्मिनेशन कर दी, आपने उसको गेट पे रोक दिया। मेरे नज़दीक ये मैंने लिंक्डइन पे भी लिखा था और वहाँ से मेरी पोस्ट पे वायरल हुई चीज़ें देखी है कि ये एक कत्ल है, खामोश कत्ल है। उसका आपने मुआशी कत्ल कर दिया, उसकी फैमिली का भी कत्ल किया। क्या आपको लगता है कि ये सारा कसूर इदारे का है कि एम्प्लॉय का भी कोई कसूर हो सकता है? लाइक वो भी तो कुछ गलत कर रहा होगा, ये तो उस एम्प्लॉय को लगा ना कि मेरे साथ ज्यादती होगी। हो सकता है कि इदारा सोचता हो कि ये बंदा इस काबिल नहीं है जिस काम के लिए इसको हमने हायर किया था या हायर किया है। अच्छा सर, इसमें ना मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जब आपने उसको हायर किया तो तब आपने उसको क्यों नहीं परखा, आपने उसको क्यों नहीं वैल्यूएट किया? आपके सिस्टम क्या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आप उसकी प्रॉपर असेसमेंट करते? देखें, इदारे की कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उसकी एक यहाँ पर वो सही तरह उसको असेस नहीं कर पाया। दूसरी तरफ देखें, आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं कि ये चीज़ें अगर आप वायलेट करेंगे तो कंपनी आपके खिलाफ एक एक्शन लेगी। और बहुत दफ़ा मैंने अपने करियर में देखा है कि आपको अनपॉपुलर डिसीजन कंपनी के इंटरेस्ट में लेने पड़ते हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा होता है, एम्प्लॉय की तरफ से भी हो रहा था और एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। ये नहीं हो सकता कि खाली एम्प्लॉय टर्मिनेट कर दे, एम्प्लॉय भी टर्मिनेट कर देता है एम्प्लॉयर को। वो कहता है सलाम अलैकुम जी, मेरा भी गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये देखें ना जी, इदारे के शिकवे तो फिर कम होते हैं। इदारा अगर किसी एम्प्लॉय ने इदारे को नोटिस दे दिया तो ये कोई काबिल रहम बात नहीं है। मतलब उसने अच्छा काम कर रहा है, इदारा उसको अच्छी सैलरी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, क्योंकि किसी भी वजह से उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और वो चला गया, तो आपको लगता नहीं है कि इदारे के पास भी ये राइट होना चाहिए कि उनको उससे बेहतर एम्प्लॉय मिला या अच्छी सर्विसेज मिली तो वो उसको रिक्वेस्ट कर ले? अच्छा, दूसरी तरफ भी आपने कहा कि जब वो हायर किया, ये मैं मर्ज कर रहा हूँ दो क्वेश्चंस को, जब उसको हायर किया तब इदारे ने असेसमेंट नहीं की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके जो प्रोफेशनल कैरियर के पहले 3 साल थे दैट वाज एक्सीलेंटली फाइन और उसके बाद वो उतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा किसी भी रीज़न से, तो इदारे ने फैसला कर लिया कि उसको निकाल देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या डिसीजन होना चाहिए फिर? देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है ना तो एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है
इनिशियली जिसको हम प्रोविजन पीरियड कहते हैं वो 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है। वो इसीलिए होता है कि आप देख सकें, एम्प्लॉयर देख सके एम्प्लॉई को कि एम्प्लॉई के साथ उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, चलना है या काम उसको आता है। तो 3 मंथ्स के अंदर तो आपके पॉइंट पर लेटर में भी लिखा होता है कि जी आपको किसी भी वक्त नोटिस दे के फारिग किया जा सकता है, और इसी तरह जो और आप फिर इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़ सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय भी जो है उसके पास भी डिसीजन होता है कि वो भी टर्मिनेशन जो है वो कर सकता है विद इमीडिएट इफेक्ट। तो एक तो ये वाला फैक्टर जो है वो ही कवर हो गया। जो दूसरी बात आपने की कि 5 साल एक बंदे को हो गए हैं और उसको जो है उसने 3 साल तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और 2 साल वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि उस एम्प्लॉय का कसूर है। क्यों? देखिए, उसने अपना स्किल सेट इम्प्रूव नहीं किया, अपने ऊपर मेहनत नहीं की, कोई डिग्री कोई और चीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट थी उसने वो नहीं की। तो फिर हो सकता है वो कल्चरली फिट ना हो, तो हो सकता है कंपनी उसको टर्मिनेट कर दे। तो ये फैसला कंपनी के हक में ठीक कंपनी ने किया। लेकिन हसन साहब, ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ रहा होता है कि मिड करियर पे जाके जब किसी को टर्मिनेशन मिलती है और उसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनिशियली तो मेरे ख्याल में 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या विद इन अ ईयर अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो वो इतना पेनफुल होता नहीं, क्योंकि शायद इदारे से भी बॉन्डिंग नहीं हुई होती और वहाँ पे आप इतने ज़्यादा अभी आपने अपनी सर्विसेज भी उतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं की हुई होती, तो आप तो क्विट करके चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम के बाद निकलने जाने के बाद मेरे ख्याल में ये अफसोस ज़्यादा रहता है और जो मुलाजमीन हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ की शिकायत करते हैं। आपको इसके अंदर कॉमन वजूहात नज़र क्या आती हैं? आपके मुताबिक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या रीजनिंग हैं जिसकी वजह से ये टर्मिनेशन का अमल वजूद में आता? अच्छा, एक तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कोई भी एम्प्लॉय जब आता है ना तो वो कल्चरली फिट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा। वो कल्चरली मिसफिट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो सही तरह से जेल इन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि यार ये हमारे कल्चर में मिसफिट है, तो वो टर्मिनेशन की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है। आप देखें जो केसेस प्रीवियस मैंने अपने करियर में देखे हैं वो ये देखे हैं कि लोग डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, कंपनी के साथ लॉयल नहीं रहते। तो आपको देखें इन सिचुएशंस में आप टर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल जायज़ है। ये तो इंटेग्रिटी के केसेस है ना सर? बिल्कुल इंटेग्रिटी के केसेस हैं, ये वाले बिल्कुल जायज़ हैं। फिर दूसरा ये देखें कि ऐसे केसेस भी मैंने अपने करियर में देखे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि जी इसका चलना नहीं मुझे पसंद, टर्मिनेट कर दो इसको, ये मेरे आगे से गुजर गया है, आप भी कल से ना आए जी, इस तरह का सारा सिलसिला है। तो देखिए उसका क्या कसूर है? अगर वो उसकी बॉडी का डिज़ाइन एक ऐसा है कि जिसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से है और आप उसको कह रहे हैं नहीं यार इसका चलना नहीं मुझे पसंद, या इसका पहनना नहीं मुझे पसंद, या इसकी शक्ल नहीं मुझे पसंद, इसको निकाल दें, तो फिर कैसे निकाले कोई? मैं तो HR प्रोफेशनल, मैं तो बहुत सारी जगहों पे मैं तो इन चीज़ों पे स्टैंड लेता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं हमें तो लॉ भी नहीं इजाज़त देता, पाकिस्तान का लॉ भी नहीं इजाज़त देता, बाकी भी देखें और देखें दूसरी कि एथिकली ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। अच्छा, लेबर लॉ में क्या है कि अगर आपकी फोर्स टर्मिनेशन हो रही है तो इसका कोई हल मौजूद है? जी, लेबर लॉ में बिल्कुल इसका हल मौजूद है और लेबर एक्ट के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो होती हैं और लोग लेबर लॉ पे, लेबर कोर्ट पे जाते भी हैं और कंपनी के अगेंस्ट के खिलाफ वो केसेस करते हैं। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हमारी जो लॉज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोग क्या करते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर लेते हैं और थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, उसके बाद केस खत्म हो जाता है, केस डिसॉल्व हो जाता है। और शायद एक वजह ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो फॉलो अप ले सकता है, और एक इंडिविजुअल जो ऑलरेडी एक जॉब से टर्मिनेट हो चुका है और उसकी पॉकेट खाली है तो वो शायद उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है एक्सपेंसेस में। लोग ना यासिर साहब इस तरफ जाते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है और वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मेरे ख्याल से जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इन द एंड ये वो एक्टिविटी है जो ला हासिल है, आपको हासिल कुछ नहीं होना। उसकी रीज़न ये है कि अल्टीमेटली
मैं ये डिस्करेजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज बता रहा हूँ कि लोगों के, अच्छा कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोग गए हैं और वो दोबारा जो है वो अपने ओहदे पे बहाल हो गए हैं, विनिंग सिचुएशन में, विनिंग सिचुएशन में आ गए हैं कुछ, लेकिन ये केसेस कम है। लेकिन मेजोरिटी केसेस ऐसे भी रहे हैं यासिर साहब कि जिसमें 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गए। अच्छा, जब वो इन केसेस में वो जाते हैं, मतलब लॉस की तरफ वो सारी चीज़ें कोर्ट में जाते हैं, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय को रखने के हक में नहीं होती। वो कहती है इसने उसके खिलाफ केस कर दिया है, मैं इसको क्यों रखूं, ये तो हमारे भी ऐसे करेगा। तो ये हमारा माइंडसेट है जो यहाँ पर चल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आप एम्प्लॉयर का क्या कसूर है, या इसमें एम्प्लॉय का क्या कसूर है, या HR प्रोफेशनल का क्या कसूर है। अच्छा, आपके मुताबिक हल क्या है? ये तो हमें पता लग गया कि टर्मिनेशन के ये सिनेरियो होते हैं और फोर्स टर्मिनेशन भी हो रही है, एम्प्लॉयर का भी कहीं एंड पे गलती होती है, किसी एंड पे एम्प्लॉय की गलती होती है। आपको क्या लगता है कि हल क्या है? एम्प्लॉय से कैसे बच सकता है और एम्प्लॉयर को क्या सजेशन देंगे? देखिए, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कोई बंदा रखें उसकी प्रॉपर असेसमेंट करें, उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करें, अपना होमवर्क आप पूरा करें। बीइंग HR प्रोफेशनल, मैंने तो अपने करियर में ये सारी चीज़ें की हैं और मैंने देखी हैं कि इससे आपको बहुत, इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। आप बंदे को जब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, देखते हैं, आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। एक तो ये चीज़ है। फिर आपका कंपनी के ना एक HR मैनुअल बना होता है, पॉलिसीज बनी होती हैं। आपने ये देखना है कि मेरे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिसको मैंने इनसे फॉलो करवाना है। अब टर्मिनेशन जो है, बहुत सारे केसेस में टर्मिनेशन जो है वो की जा सकती है, वो कंपनी का राइट है कि कंपनी टर्मिनेट करे किसी एम्प्लॉय को। मैं आपको बताता हूँ कि अमूमन क्या एक प्रोसेस चल रहा है, वही होता है कि 2 तरह के सिनेरियोज मैंने देखे हैं। एक ये होता है कि जी कि हमें HOD की तरफ से या किसी की तरफ से ईमेल आ जाती है कि जी मैं नहीं देखना चाहता इसको। जैसे मैं आपको जिक्र करता चलूँ कि 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पीपल ओरिएंटेड होती है और एक सिस्टम ओरिएंटेड होती है। जो पीपल ओरिएंटेड होती है वहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड और सारी चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं, तो डायरेक्ट लोग आपको अप्रोच कर देते हैं कि जी मैं इस बंदे को, अच्छा होता क्या है, किन लोगों के साथ टर्मिनेशन वाला मामला होता है, जो नीचे लेवल पे लोग हैं, ऑफिस बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्वीपर्स, ये वो लोग हैं जिनका आपको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई बंदा आगे कह रहे थे यार कल से मैंने इसको नहीं रखना, तो आप इस तरह तो नहीं किसी के साथ कर सकते, आपने प्रॉपर टाइम देना होता है। देखिए, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि जब ऐसा कोई सिनेरियो आए तो सबसे पहले जिस बंदे के साथ आपका ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, आप उसको बिठाएं, उसके साथ 3 महीने का, 6 महीने का एक प्लान सेट करें, जिसको हम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं। उसका PIP बनाएं, उसको बताएं कि भाई तुम्हारे में ये कमी है, हम समझते हैं तुम एक कंपनी जो है वो सपोर्ट कर रही है कि तुम जो हो, तुम इस चीज़ों को इम्प्रूव कर लो और हम तुम्हें रिटेन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मसले मसाइल ये हैं। तो ये तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ये तुम्हारा रोल है, ये गोल्स है और ये KPIs हैं, इसको अचीव कर लो, दैट्स गुड। नहीं तो फिर हमें अनपॉपुलर डिसीजन कंपनी के इंटरेस्ट में वो लेना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी यासिर साहब हमारे सामने आए कि जिन केसेस पे लोगों ने डिसऑनेस्ट रहे, करप्शन की, पैसों की करप्शन की, उन लोगों को हमने विद इमीडिएट इफेक्ट कंपनी से निकाला, क्योंकि वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। कैसे आप एक इदारे के साथ डिसलॉयल हो सकते हैं जिसने आपको 10 साल से 15 साल से वो आपका खर्चा चला रहे हैं, आपके एक फैमिली का खर्चा चला रहे हैं। तो देखें, ये तो एक बैलेंस अप्रोच आपको रखनी पड़ती है एज ए एम्प्लॉयर भी और एज ए एम्प्लॉई भी। जी बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, आपने सुना कि मुआशरे में या स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में ये मसला जिसमें एक एम्प्लॉय को फोर्सफुली उससे रिज़ाइन ले लिया जाता है या फिर उसको फोर्सफुली टर्मिनेट कर दिया जाता है, इससे ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में बिगाड़ पैदा होता है बल्कि इसके साथ साथ वो किसी एक शख्स का मुआशी कत्ल भी है, जिससे उसके ना सिर्फ घर बल्कि हल्का अहबाब और दोस्तों में भी उसकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। जैसे कि हसन रज़ा साहब ने बताया कि इदारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए
और उन तहकीकात की रोशनी में जो कवानीन उस इदारे ने बनाए हैं उन कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए एक बाकायदा तरीके से उस मुलाजिम को या एम्प्लॉई को इन्फॉर्म करके उसको उस जॉब से निकालना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिस इदारे के साथ वो काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से जॉब हासिल करने के बाद उस इदारे की तमाम पॉलिसीज़ को पढ़ लें और कोशिश करें कि उन पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए ही काम करें। और उन्हें ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अगर हम इन पॉलिसीज़ की वायलेशन करेंगे तो इससे हमारी जॉब को ख़तरा हो सकता है। दोनों साइडों को बैलेंस करके ही मंजिल की तरफ बढ़ा जा सकता है और मामलात बेहतर तरीके से निपटाए जा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मुझे हसन रज़ा साहब और टीम ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा किसी नए मेहमान के साथ किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।